अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के अंदर हम हमारी रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस नहीं चला पा रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और उस लेक्चर सीरीज़ को हम ऑनलाइन चलाएंगे। मेरी सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को सीरियसली लें ताकि जो भी हमारा इस लॉकडाउन में लॉस हुआ है उसको हम कॉम्पनसेट कर सकें। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि नए सिलेबस की बुक्स जो हैं वो आ चुकी हैं और उसके अंदर फ़िज़िक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है उसे आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। अब चूँकि ये जो टॉपिक है इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक फंडामेंटल्स फिज़िक्स से रिलेटेड होने चाहिए। वो क्या क्या हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में हमें सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ाया गया था, तो सर्कुलर मोशन का पूरा बेसिक फंडामेंटल इसमें लगेगा। तो आज की लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि सर्कुलर मोशन के जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं उन्हें क्लियर कर लिया जाए। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अगर कोई पार्टिकल सर्कल की सर्कमफरेंस के ऊपर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर मोशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग मोशन है क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो चलता भी है और साथ साथ में घूमता भी है। इस वजह से हम जब भी सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली होने चाहिए। पहला जो उसमें होता है उसे कहते हैं चलने वाला, और दूसरा जो हिस्सा है उसे कहते हैं घूमने वाला। अब चलने वाला और घूमने वाला क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पार्टिकल पॉइंट ए पर है और अगर वो सर्कुलर मोशन अगर किसी इस फॉर्म में कर रहा है और वो ए से लेके बी तक पहुँचा है, तो ए से लेके बी तक अगर वो चला तो कितना चला, अगर ये हमें पता लगाना है तो हमें इस आर्क की लेंथ कैलकुलेट करके बतानी पड़ेगी कि इस आर्क की लेंथ कितनी है। और अगर ये पता लगाना हो कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चलते वक्त कितना घूमा, तो हमें इस एंगल को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है। इसका मतलब ये है कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन करते वक्त ए से लेके बी तक जब वो जाएगा तो ए से लेके बी तक वो इस आर्क को ट्रेस करेगा। तो इस लेंथ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि वो कितना चला। और जब वो पार्टिकल ए से लेके बी तक जा रहा था तो स्ट्रेट तो नहीं जा रहा था क्योंकि एक कर्व पाथ उसने लिया था। इस वजह से उसने जितना भी एंगल यहाँ पे ट्रेस किया है, इस सेंट्रल एंगल को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पार्टिकल कितना घूमा है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कि सर्कुलर मोशन में ये दोनों चीज़ें हमें पता लगानी पड़ती हैं। अब इसमें सबसे पहला अगर हिस्सा हम डिस्कस करें, द फर्स्ट पार्ट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट। ए से लेके बी तक अगर एक पार्टिकल चल रहा है तो जितना भी वो चला अगर उसकी लेंथ को आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट वही है जो इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात तो ये कि इसका यूनिट क्या होगा और इसका डिमेंशन क्या होगा। ये दो बात बिल्कुल हमारे सामने क्लियर हो जानी चाहिए। तो जैसे पिछले फिज़िक्स के टॉपिक्स में हम पढ़ते आ चुके हैं कि लेंथ को जो एसआई में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एसआई में जो उसका यूनिट है वो आता है मीटर्स, और सीजीएस में जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी सेंटीमीटर। डायमेंशन मैं आप पे लीव करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोग डायमेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि कोई बहुत बड़ा डायमेंशन नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए उसका डायमेंशन डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट कितना चला अगर ये पता लगाना है तो आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट कर लीजिए। सेकंड जो इसका पार्ट है कि ऑब्जेक्ट कितना घूमा है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपको इस एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस घूमने वाले डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम कैलकुलेट क्या करते हैं कि इसने कितना एंगल ट्रेस किया है, और फिर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट के अंदर आपको याद रहना चाहिए कि एंगल का जो यूनिट है वो होता है रेडियंस। और अगर डायमेंशन की बात करें तो रेडियंस असल में कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, कोई भी एंगल जो हम कैलकुलेट करते हैं रेडियंस में, तो उसका सिंपल फार्मूला होता है आर्क को रेडियस से डिवाइड करना। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है कि एंगल कितना होगा, तो उसके लिए मुझे ये करना ये है कि जितनी भी इस आर्क की लेंथ है उसको इसके रेडियस से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको मुझे ये एंगल मिल जाएगा रेडियंस के अंदर। तो जैसे आप जानते हैं कि ये लेंथ ऑफ द आर्क है और ये रेडियस है, दोनों भी लेंथ है, लेंथ और लेंथ तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल मेजरमेंट होता है वो होता है लेंथ बाय लेंथ, बिकॉज यहाँ पर आप आर्क का लेंथ कैलकुलेट करते हैं और इधर आप रेडियस कैलकुलेट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि अगर दो क्वांटिटी सेम डायमेंशंस की या सेम यूनिट की हो तो वो पर्टिकुलर क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ योर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, तो ये पहली चीज़ है जो आपको याद रखनी है सर्कुलर मोशन के अंदर। अब सेकेंड हिस्से पर अगर इसके आए तो सेकेंड पार्ट ये होगा कि जब ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक चला तो वो कितना तेज चला, ए से बी तक अगर वो गया तो उसे ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, ये कितना फास्ट मूव हुआ, ये कितना स्लो मूव हुआ। अगर आपको ये पता लगाना है तो हमें दूसरा जो इसका पार्ट है दैट इज अबाउट वेलोसिटी। अगर आपको ये पता लगाना है कि ए से लेके बी तक अगर वो चला तो कितना तेज चला, तो उसके लिए हम एक कैलकुलेशन करेंगे, एक क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे जिसका नाम होगा लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं, क्योंकि अभी ये टॉपिक ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हो चुका है और हमें जो अप्लाई इस्तेमाल होने वाला है आगे उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लीनियर वेलोसिटी का सिर्फ हम इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, एंड लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय ds by dt where s stands for the displacement। इसको सिंपल वे में अगर आपको समझाऊं तो लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो भी डिस्प्लेसमेंट आपको दिया जाएगा अगर आप उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो आपको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। इसका एक फॉर्मूला और भी है जो कि टेक्स्ट बुक में अभी नहीं दिया हुआ है, तो जो फॉर्मूला है मैं फिलहाल अभी वही डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आगे बेसिकली हमको सिर्फ इसका फॉर्मूला ही यूज होने वाला है। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v = ds/dt। यूनिट आप सब जानते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, SI में इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड और CGS में इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक बात जो बहुत अहम है जो आपको इसके अंदर याद रखनी वो ये कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा हो, अगर वो ए पॉइंट पर हो और उसकी लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो अगर मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, सो दिस इज अ सेंस ऑफ रोटेशन, ये इस तरीके से मूव कर रहा है। सो ए पर अगर हमें वेलोसिटी वेक्टर बनाना है तो उसका तरीका ये होगा कि हमें एक टेंजेंट बनानी होगी। क्या बनानी होगी? टेंजेंट। तो याद क्या रखेंगे कि किसी भी लीनियर वेलोसिटी का जो वेक्टर बनता है वो टेंजेंशियल वेक्टर होता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आपको ए पर पता लगाना है आप ए पर एक वेक्टर बना दो, बी पर पता लगाना है आप बी पर एक वेक्टर बना दो, बस ध्यान ये रखना कि वो टेंजेंशियल होना चाहिए और इससे आप लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। ये तो एक हिस्सा हो गया। सेकेंड बात करें अगर उसकी घूमने वाली कि पार्टिकल ए से बी तक जब चला तो घूमा कितना हो तो थीटा से कैलकुलेट होगा, कितना तेज घूमा ये अगर आपको पता लगाना है तो फिर हम उसकी दूसरी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। इसका सिंबल है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है d θ/dt। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, देखिए
लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेट करेंगी। दोनों को एक साथ अगर आप देखें तो एक चलने वाली स्पीड होती है, चलने वाली रफ्तार होती है, ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है। दूसरा जो है वो घूमने वाला होता है कि वो घूम रहा है तो कितना तेज घूम रहा है। अगर आपको ये पता लगाना है तो आपको उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। इसके यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट जो है इसका मैं फिलहाल एसआई में डिस्कस कर रहा हूँ, वो है रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड। तो ये दो हिस्से हो गए। अभी फिलहाल जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज में इन्होंने सिर्फ यही दो क्वांटिटीज़ के बारे में फिलहाल डिस्कस किया है। पहला लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा, अब एक सवाल और जहन में आ जाना चाहिए कि जब हम लीनियर वेलोसिटी को वेक्टर कहते हैं तो क्या एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है? यस, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए जैसे हमारे पास टेंजेंशियल वेक्टर था, इसके लिए हमारे पास कौन सा वेक्टर है, किस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं। तो देखिए, पहली बात आपको जो जहन में रखनी हुई है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल के हिसाब से हम ये पता लगा लेते हैं कि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट हैंड रूल है क्या, तो आपको करना ये है कि आपका जो राइट हैंड है उस राइट हैंड की उंगलियों को आपको घुमाना है और उस तरफ घुमाना है जिस तरफ पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, और आपके थंब को आपको बिल्कुल स्ट्रेच रखना है। तो जब आप उसको घुमाएंगे और घुमाने के बाद आपका जो थंब है वो जिस तरफ पॉइंट करेगा, आप समझ जाइए कि बस यही जो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस के अंदर पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ को ऐसा घुमाना होगा, सीधे हाथ को। और जब मैं इसको ऐसा घुमाता हूं तो देखिए मेरा थंब कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड पॉइंट करेगी। उसी तरीके से अगर पार्टिकल कुछ इस तरीके से घूम रहा हो, दिस इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। If this is the motion of the particle, और आपको ये पता लगाना है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब मैंने आपको जैसा बताया कि आपको अपनी उंगलियों को घुमाना है जहाँ पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर हम ऐसा घुमाएंगे तो हमारा थंब किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। अब एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि अगर ये सर बाहर की तरफ है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या पार्टिकल आगे बढ़ता जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। असल में इन वेक्टर्स को एक्सियल वेक्टर्स कहा जाता है और इन वेक्टर्स का इस्तेमाल सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन पता लगाने के लिए किया जाता है, ओनली टू फाइंड आउट व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो कैसे बनाएंगे आप, तो उसके लिए आप याद रखेंगे कि हमें क्या रूल इस्तेमाल करना है, हमें राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है। और राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते वक्त हमको हमारे हाथ को घुमाना है, और घुमाना ऐसे कि जिस तरफ पार्टिकल सर्कुलेट हो रहा है उस तरफ हम हमारे उंगलियों को घुमाएंगे। थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा उससे हमें उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं। दूसरी बात जो याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि ये सेंस ऑफ रोटेशन पता लगाने के काम आता है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब अगर एक रिलेशन बनाया जाए कि ये चलने वाली रफ्तार है, ये घूमने वाली रफ्तार है, तो क्या ऑब्जेक्ट जितना तेज चलता है उतना तेज घूमता है? क्या ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं? कि जब इसकी कैलकुलेशंस किए जाएंगे तो कैलकुलेशंस पर वैल्यू सेम आएगी? तो इसके लिए एक डेरिवेशन है, बट क्योंकि बोर्ड ने अब वो डेरिवेशन निकाल दिया है तो हमको सिर्फ उसके रिजल्ट्स पर काम करना है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशन। रिजल्ट मतलब मैं आपसे सीधी बात करूं तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है वो आपको याद रखना है। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और वो रिलेशन ये है कि लीनियर वेलोसिटी जो है
उसे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखते हैं। लीनियर वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस वेक्टर से डिवाइड करना होगा। मतलब ये रेडियस वेक्टर, ये आपका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर आपको याद ना, तो इसकी लेंथ, फिर हमें एंगुलर वेलोसिटी कितनी है वो इस एंगल से टाइम को डिवाइड करके मिलेगा, और फिर उससे आप उसकी लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, तो ये बात आपको यहाँ तक याद रखनी है। सो आई होप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन करते वक्त वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर चलता है, और जब वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पर चल रहा है तो दो बहुत अहम बातें हैं जो हमें उसके अंदर याद रखनी है। पहली कि जब वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो ए से बी तक वो चलता है, और क्योंकि उसका पाथ स्ट्रेट नहीं होता इस वजह से हमको उसका एंगल भी कैलकुलेट करना होता है। इस वजह से इसके दो तरीके के जो है डिस्प्लेसमेंट्स पता चलते हैं। पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो चलने वाला डिस्प्लेसमेंट है जिसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो घूमने वाला डिस्प्लेसमेंट है जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर पार्टिकल ए से बी तक चल रहा है तो वो कितना तेज चल रहा है ये पता लगाने के लिए हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं जिसे लीनियर वेलोसिटी कहा जाता है, और वो कितना तेज घूम रहा है ये पता लगाने के लिए हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, जिससे पता चलता है कि पार्टिकल कितना तेज घूम रहा है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि लीनियर वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा वो टेंजेंशियल होगा, और एंगुलर वेलोसिटी का जो वेक्टर होगा वो राइट हैंड रूल से निकाला जाएगा जो कि एक एक्सियल वेक्टर होगा। और अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात की जाए तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो है v = ओमेगा क्रॉस r। सो ये इसका एक पार्ट हो गया, एक बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एसेंशियल पार्ट। अगर अगले हिस्से पर हम इसके जाएं तो सर्कुलर मोशन में एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर मोशन का डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूसीएम कहते हैं वो क्या रहता है? सर्कुलर मोशन तो अभी आपने देख लिया कि मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मान लीजिए अगर ये सेंस ऑफ रोटेशन और पार्टिकल इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर मूव कर रहा है और मैं 4 एसेंशियल पॉइंट्स इस पर मार्क कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ए पर, बी पर, सी पर और डी पर आपको इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी पता लगानी है। रिमेंबर, टेंजेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पता लगाना है और डायरेक्शन भी। सपोज एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें ए पर, अगर हमें इसका डायरेक्शन पता लगाना है तो हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा जैसा मैंने प्रीवियसली बताया था। बी पर यहाँ पर एक टेंजेंट होगा, सी पर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और डी पर यहाँ। तो ये हो गए टेंजेंशियल वेलोसिटी के वेक्टर्स। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं कितनी है तो फॉर एग्जांपल ए पर जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे वैल्यू आया 10 मीटर पर सेकेंड। बी पे जब कैलकुलेट किया तो भी 10 मीटर पर सेकेंड आया। सी पर कैलकुलेट किया तो भी उतना ही और डी पर भी उतना ही। तो इससे क्या बात समझ में आ रही है कि ये सर्कुलर मोशन में दो जो चीज़ें हैं, पहला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो किसी भी पॉइंट पर जब हम उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं कि वेलोसिटी कितनी है वो सेम मिल रही है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई स्पीड, अगर हम ये कहें कि भाई इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो हर जगह सेम है, तो मैग्नीट्यूड को आज से हम कहेंगे इसकी स्पीड। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन करते वक्त जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, दैट इज द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज कांस्टेंट, अगर वो फिक्स है, वो बदल नहीं रही है, तो दैट पर्टिकुलर मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, बस ये बात ध्यान में रखनी है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी को हम कांस्टेंट इसलिए नहीं कह सकते कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। लेकिन अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द स्पीड।
तो इसकी डेफिनेशन सिंपल ये बनेगी दैट इफ द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हम उसे कहा जाएगा कि भाई वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते वक्त एक क्वांटिटी है जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो क्या है देखिए। मान लीजिए पार्टिकल अगर ए से चल के वापस से ए पर आता है तो जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ए पर था, घूमा, वापस से ए पर आ गया, इसका मतलब ये है कि उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि वो इस सर्कल की सर्कमफरेंस होगा। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा उतना ही रहने वाला है। ए से लेके बी तक पहली बार जब घूमेगा, सेकेंड टाइम आएगा तो क्या बढ़ जाएगा? नहीं। थर्ड टाइम आएगा तो क्या कम हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट। सेकेंड, इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इससे टाइम का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल आएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर वो इस केस में लगाया जाए तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, फिक्स हो गया, मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है। स्पीड भी देखिए, वो भी हमने फिक्स कर दी है, तो स्पीड भी कांस्टेंट है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट है, तो क्या टाइम भी कांस्टेंट आएगा? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल अगर ए से बी तक पहुंचता है तो जितना टाइम उसको पहली बार कंप्लीट करने के लिए लगेगा, अगली बार भी उतना ही लगने वाला है। या फिर हम उसको और जनरली कहें तो जितनी बार वो सर्कुलर मोशन करेगा उतनी बार जो उसको लगने वाला टाइम है, पूरा एक चक्कर लगाने के उसको जितना टाइम लगेगा वो टाइम फिक्स होगा। सो दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड की जो क्वांटिटी है ये तभी आती है जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टाइम हो वो फिक्स हो जाता है वो चेंज नहीं होता। तो ए से लेके वापस से ए पर आने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड। फॉर्मूला ही बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया कि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होगा, और डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड से अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो आप इसको सिंपली डिस्टेंस, अगर इसका रेडियस r ले लिया जाए, सर्कल का रेडियस r है, तो डिस्टेंस कितना होगा? सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय स्पीड दैट इज v। पिछले रिलेशनशिप में हमने क्या पढ़ा था? v जो है वो ओमेगा इंटू r होता है, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r बाय ओमेगा r से r अगर कैंसिल होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा होगा, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो ओमेगा का एक फॉर्मूला बनेगा 2 पाई बाय t। So there is one more formula to calculate the angular velocity, and angular velocity is 2 pi by t। इस तरीके से आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ओमेगा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत एसेंशियल फॉर्मूला है, लेकिन ये सिर्फ अप्लाई तब होता है जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं। ओके, तो दिस इज वन पार्ट। सेकेंड, इसके साथ साथ एक और एक बात है जो आपको बताता चलूँ कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उस वक्त उसका टाइम तो फिक्स होता है। एक और एक क्वांटिटी है जो इसमें पता लगाई जा सकती है, वो ये कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक यूनिट टाइम के अंदर उसने ऐसा कितनी बार किया, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सेकेंड के अंदर ऐसा कितनी बार वो घूमा या 1 मिनट के अंदर वो ऐसा कितनी बार घूमा, एक यूनिट टाइम ले लेते हैं। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे, एक यूनिट टाइम को फिक्स कर लिया जाए, और अगर ये पता लगाया जाए कि भाई ऐसा ये 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या एक यूनिट टाइम में कितनी बार कर रहा है, तो उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। फ्रीक्वेंसी, ओके, क्या ध्यान में रखना है कि कोई पार्टिकल अगर चीजों को, मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है तो एक गिवन यूनिट टाइम के अंदर वो ऐसा कितनी बार करता है। अगर हमें ये पता लगाना है तो हमें उस क्वांटिटी को कहते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी कही जाती है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको कि फ्रीक्वेंसी भी एक क्वांटिटी है, और हो सकता है कि आगे वो
और उसमें लगेगी। अभी तो फिलहाल इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन आगे इसका इस्तेमाल हो सकता है। यूनिट इसका याद रखिए पर सेकेंड हो सकता है, और एक दूसरा यूनिट जो है वो है साइकिल पर सेकेंड CPS, और हर्ट्स के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहाँ ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास दो नई क्वांटिटीज आ गई, एक तो टाइम पीरियड और सेकेंड वन इज दी फ्रीक्वेंसी। अब आगे डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के अंदर हमें ये तो पता चल गया था कि जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, बट अगर हम ये बात करें कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो कांस्टेंटली बदल रही है। क्या जो डायरेक्शन A पर है उतनी B पर है, C पर है, D पर है? नहीं। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी जो है वो हर जगह अलग अलग है। वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, इसका नाम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन है, क्योंकि अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन याद करें तो इट इज नथिंग बट इट इज अ चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती, बट उसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। और क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है, हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन है। बात बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जानी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज करते हैं कि जब स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्पीड पर तो एक्सेलरेशन होता नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी के दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो उसका हिस्सा होता है उसे कहा जाता है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका डायरेक्शन। अगर ये दोनों भी नहीं बदल रहा तो हम कहेंगे कि हाँ कांस्टेंट है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी बदल जाए तो हम कहेंगे कि भाई उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया। जैसे इस केस के अंदर पार्टिकल की मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात की जाए, वो तो फिक्स है, वो तो नहीं बदल रही, एग्रीड। बट अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो तो चेंज हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब उसमें एक्सेलरेशन पाया जाएगा। अब अगर हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को याद करें तो न्यूटन के सेकेंड लॉ का ये बोलना है कि एक्सेलरेशन असल में एक फोर्स की वजह से होता है। बग अपने आप एक्सेलरेशन आ नहीं सकता। मतलब अगर एक पार्टिकल, अब ये इसी में एग्जांपल अगर कंसिडर कर लिया जाए कि A से लेके B तक अगर मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर बदल रही है तो अपने आप बदल गई, खुद ब खुद बदल गई, या फिर इसको बदला गया होगा किसी फोर्स से। इसका जवाब है कि जब A से B की तरफ या B से C की तरफ वो जा रहा होगा, उस वक्त उस पर एक फोर्स लग रहा है, जो फोर्स इसकी मैग्नीट्यूड को तो नहीं बदल पा रहा है लेकिन उसके डायरेक्शन को बदल पा रहा है। और आपको एक बहुत सिंपल बात याद रखनी है जो मैकेनिक्स के अंदर अक्सर अप्लाई होती है कि अगर हमारे पास एक सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर वो इस तरह मूव कर रहा है, तो अगर आप उस पर एक फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, मतलब फोर्स और वेलोसिटी अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, ऐसे वक्त में ये फोर्स इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल पाएगा, मैग्नीट्यूड को नहीं। मतलब बजाय इस ऑब्जेक्ट के सीधे जाने के ये ऐसा घूम जाएगा। ये बात आपको याद रखनी। मतलब वेलोसिटी और फोर्स अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसा वाला फोर्स क्या कर सकता है, उसके डायरेक्शन को बदल सकता है। वेलोसिटी अगर इधर थी तो अब नीचे हो गई। अब ये चीज यहाँ अप्लाई कीजिए। यहाँ अगर हम बात करें तो A से B की तरफ जाते वक्त पार्टिकल के मैग्नीट्यूड को बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्शन बदल गया। डायरेक्शन बदल गया तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन बदलने वाला फोर्स हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब A से लेके B की तरफ जाते वक्त इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा और इसी परपेंडिकुलर फोर्स ने उसके डायरेक्शन को चेंज किया होगा। सो हम एक नए फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा फोर्स जो बिल्कुल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है और वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। और इस सेंटर पे लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। नाम से ही पता चलता है सेंट्रीपिटल, सेंट्री सेंटर, पिटल टुवर्ड्स, सीकिंग, लविंग। हम ये कह सकते हैं कि एक फोर्स इस पर कॉन्स्टेंटली लगता है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स ना हो तो ये बॉडी ए से लेके बी की तरफ घूम नहीं पाएगी। तो द रियल कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये है हमारी कहानी का असली हीरो, क्योंकि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन इस फोर्स के बगैर नहीं कर सकता, और ये फोर्स बॉडी पर टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। इसे कैलकुलेट करने का अगर हम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पढ़ें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है mv²/r या m⍵²r। इसका कोई डेरिवेशन फिलहाल हमारी न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट इसको अप्लाई किया गया है, लेकिन कोई मुश्किल काम भी नहीं है। आप इसको एक बार खाली इसको रेफर करना है। अगर आपको इसके डेरिवेशन चाहिए तो डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं आपको नोट्स के अंदर उसको आगे प्रोवाइड कर दूंगा रेगुलर क्लास के अंदर, तब आप उसको देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इसके फॉर्मूले को याद रखना है और इसके डायरेक्शन को याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mv²/r से कैलकुलेट किया जाएगा या m⍵²r से कैलकुलेट किया जाएगा, और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लिया जाए कि ये रियल फोर्स है या सूडो फोर्स है। रियल फोर्स और सूडो फोर्स अगर हम क्लासिफाई करें फोर्सेस को अकॉर्डिंग टू देयर नेचर तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक रियल और एक सूडो। तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है या फिर वो एक सूडो फोर्स है? अब इसको समझने के लिए हमें अच्छे से याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स असल में कोई फोर्स नहीं बल्कि रोल ऑफ फोर्स है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो एक क्लासरूम के अंदर एक बच्चे को अगर हमने मॉनिटर बना दिया और कहा कि भाई आज से तुम इस क्लास के मॉनिटर हो, तो मॉनिटर हो मतलब वो मॉनिटर उसका रोल है। असल में वो बच्चा, उसका अपना एक नाम है, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, बट हमने उसको एक रोल प्रोवाइड कर दिया गया है कि भाई आज से ये तुम्हारा काम है एंड यू आर द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। ठीक उसी तरह हम सेंट्रीपिटल फोर्स को भी एक रोल की तरह लेंगे कि भाई दुनिया के अंदर कोई रियल फोर्स है और सर्कुलर मोशन के अंदर अगर वो यूज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि तुम इस पर्टिकुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, एक धागा लेता हूँ, उसके अंदर एक पत्थर को बांध के घुमाता हूँ, तो अगर पत्थर घूमेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। उस वक्त हमें ये सोचना होगा कि जब वो धागा सर्कुलर मोशन कर रहा है या फिर वो स्टोन जो टाइट है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऐसे वक्त में इसे सर्कुलर मोशन करने के लिए एक रियल फोर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक रियल फोर्स मौजूद है जिसका नाम है टेंशन फोर्स। इस धागे के अंदर फोर्स ऑफ टेंशन पाया जाएगा, और ये टेंशन फोर्स को हम कहेंगे कि भाई आप जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करोगे इस पर्टिकुलर स्टोन को घुमाने के लिए। तो क्या बात ध्यान में रखनी है कि टेंशन फोर्स एक रियल फोर्स है और वो यहाँ पर सर्कुलर मोशन करने में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब वो क्या, कौन सा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स का। आ जाइए दूसरे एग्जाम्पल पर, जो कि बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम ये कहें कि सन जो है वो सेंटर पर है और अर्थ उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। हमें ज्योग्राफी के अंदर या इससे पहले आपने जब 10th स्टैंडर्ड के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ ये सुना ही होगा कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो अगर वो घूम रहा है और अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। तो वहाँ कौन सा रियल फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकता है, इसके बारे में सोचना है। तो हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स मौजूद है। तो सन अगर सेंटर में है और अर्थ उसके अराउंड जो है अगर वो रिवॉल्व हो रहा है तो अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए वहाँ पर कौन सा फोर्स मौजूद है? ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। हम क्या कहेंगे? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल और फिर वो उसको घुमा रहा है। ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, ना तो वो सूडो फोर्स है, बल्कि वो एक एडजेक्टिव है, एक रोल है जिसको रियल फोर्सेस निभाते हैं। इस केस के अंदर टेंशन फोर्स ने निभाया। जब अर्थ रिवॉल्व हो रहा है उस वक्त ग्रेविटेशन फोर्स वो रोल प्ले कर रहा है। और अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि
एटम की अगर बात की जाए, रूथरफोर्ड मॉडल को अगर सामने रखा जाए तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड ऑर्बिट होते हैं और ऑर्बिट के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। वहाँ सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा? जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई ना कोई तो फोर्स मौजूद होना चाहिए, और वो फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वहाँ पर मौजूद है वो किसका रोल प्ले करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, और इस तरीके से पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। इन अ नटशेल आपको एक बात अच्छे से याद रखनी है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो सर्कुलर मोशन करते वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल वहाँ पर मौजूद कोई भी नेचुरल फोर्स अगर होगा तो वो प्ले कर सकता है, और वो ऑब्जेक्ट को जो है वो सर्कुलर मोशन करने पर मजबूर कर सकता है। ये बात आपको जहन में रखनी है। आई होप यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा रिकैप अगर हम ले लें तो मैंने आपको अभी बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा होता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। यहाँ पर स्पीड से क्या मुराद है, क्या मतलब है? तो यहाँ पर स्पीड का मतलब है उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे वक्त में हम उस पर्टिकुलर मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक क्वांटिटी और पता चलती है हमको, वो ये कि इसका जो टाइम है, जो इसको एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो फिक्स हो जाता है। तो उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमने देखा कि क्या था और फिर उससे हमने एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक नया फॉर्मूला बनाया, दैट इज 2π/t। अगले हिस्से पर हमने ये देखा कि जब कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदल रहा होता है, और जब डायरेक्शन बदलता है इसका मतलब हम कहते हैं कि उसके अंदर एक्सेलरेशन पाया जाता है। तो हर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर वो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन बिना किसी फोर्स के तो हो नहीं सकता। इसका मतलब उसको कोई ना कोई तो ऐसा एक फोर्स है जो उसके डायरेक्शन को, वेलोसिटी के डायरेक्शन को जो है वो बदल रहा है। अब वो फोर्स क्योंकि डायरेक्शन को बदल रहा है, मैग्नीट्यूड को नहीं, तो जाहिर सी बात है वो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। तो वो बॉडी पर परपेंडिकुलर लगता है, और वो परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। दूसरी अहम बात जो आपको याद रखनी है कि ये असल में एक रोल ऑफ फोर्स है जिसको कोई भी रियल फोर्सेस निभा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे जिससे आप उसको समझ सकते हैं कि एक स्टोन अगर एक स्ट्रिंग को टाइट कर दिया जाए और अगर उसको सर्कुलर मोशन कराया जाए तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने के लिए हमारे पास टेंशन फोर्स होता है। अर्थ अगर सन के अराउंड रिवॉल्व हो रही है तो रिवॉल्व करने के लिए वहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस वक्त भी सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल जो है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा। तो जब भी कभी आप सर्कुलर मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स को स्टडी करें और अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा लगेगा, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस और हैं और उनमें से कौन सा एक फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग सकता है रियल फोर्सेस में, और जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग सकता है आप उसे बोल सकते हैं कि भाई इस केस के अंदर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक।